उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ, क्रॉप फिजियोलॉजिस्ट, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज मैं खुराकी अज़ाए सगीरा में जिस अहम जुज़ की बात आपसे करूँगा वो है जिंक। कुछ अर्सा पहले, अगर आप कुछ दहाइयाँ पहले आप चले जाएँ तो खुराकी अज़ाए सगीरा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ज़मीन के अंदर इतनी सलाहियत मौजूद थी कि वो तमाम खुराकी अज़ाए सगीरा खुद ब खुद पौधे को दे दिया करती। सबसे पहले जिंक वो खुराकी जुज़ है जिसकी कमी सबसे पहले साइंसदानों ने पौधे के अंदर देखी, फिर इसको बैरूनी तौर पर इसको अप्लाई किया और फिर इसका फ़ायदा चेक किया, जिससे साबित हो गया कि खुराकी अज़ाए सगीरा को इस्तेमाल करने से आपकी पैदावार बढ़ती है। प्यारे किसान भाइयों, बात यह है कि पाकिस्तान की ज़मीनों में जिंक की कमी है या नहीं है? जी है। कितनी है? हाँ जी। अगर आप 1950 की दहाइयों में चले जाएं, 1950 से 1980 तक, तो कहा जाता था 40 से 50% कमी आ रही है। 80 से आप आ जाएं 2010 तक, तो कहा जाने लगा 50 से 60% ज़मीनें हमारी जो हैं वो जिंक की कमी का शिकार हो। अब की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आप हैरान होंगे कि हम जो ज़मीन के साथ रवैया अख्तियार किए हुए हैं, जिसमें ट्रैक्टर का मुसलसल चलना, ज़मीन की तह का सख्त हो जाना, मुख्तलिफ किस्में इस्तेमाल करके खादों की जिनमें नेगेटिव मनफी आयन ज़्यादा हैं, जिसमें सल्फेट की आमेज़िश नहीं है, जिनके आयन जो है आपकी ज़मीन की पीएच को बहुत आगे ले जाते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पीएच के लिए स्केल 1 से 14 तक होता है। 1 से लेकर 7 तक जो है 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे ज़मीनें तेज़ाबी होंगी, 7 से ऊपर ज़मीनें असासी होंगी। लेकिन हमारी ज़मीन 9 पर है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा असासी ज़मीन है। और अगर पौधों का ज़मीन से खुराकी अज़्ज़ा के हसूल की जो रेंज देखी जाए, जो उसकी शरह देखी जाए, वो 6 से 8 तक होती है, लेकिन हमारी ज़मीनें 9 को छू रही हैं, जिसकी वजह से जिंक की आज मकदार बताई जाती है कि हमारी 75% ज़मीनों में जिंक की कमी आ चुकी है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो सर अब हमें करना क्या चाहिए? इसके लिए कि सबसे पहले पहचान करते हैं कि जिंक की कमी को हम पौधे के अंदर कैसे तलाश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए जिंक करती क्या है। जिंक जो है आपके ज़ियाई तलीफ अमल के 2 हिस्से होते हैं। साइंस कहती है ज़ियाई तलीफ 1, जिसको फोटोसिंथेसिस सिस्टम 1 कहते हैं, ज़ियाई तलीफ सिस्टम 2, जिसको फोटोसिंथेसिस सिस्टम 2 कहते हैं। फोटोसिंथेसिस सिस्टम 2 के अंदर Zn का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी एक रोल है। उसके अलावा इसके बहुत सारी एंजाइम एक्टिविटी में रोल है। इसके अलावा पौधे के बहुत सारे कीमियाई अवामल में इसका रोल है। जिंक जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करता है, पौधे के जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके अंदर उनके तमाम सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जिंक की अगर कमी हो जाए तो उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रोथ उसकी रुक जाती है। तो अब उसकी पहचान की तरफ आ जाते हैं कि आप पहचान कैसे करेंगे। एक तो वही जो आपको मैंने फिंगर टिप पर एक पॉइंट बताया था कि जब खुराकी अज़्ज़ाए सगीरा की कमी होगी तो हमेशा कमी नए पत्तों पर आएगी, पुराने पत्तों पर नहीं होगी। नए पत्तों को जब आप देखेंगे तो उसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस होगा। इंटरवेनल क्लोरोसिस का मतलब है कि वो पत्ते सफ़ेद पीले रंग की धारियाँ बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हर पौधे में ये भी याद रखिए, अगर सेब का दरख्त है तो उसमें थोड़ा सा ये जो पत्ते की नुमाया खसूसियत है ये बदल भी सकती है। ज़रूरी नहीं है वैसे ही हो जैसे आपने एक तस्वीर ज़हन में रख ली है। अब अगर कपास का पौधा होगा उसमें थोड़ी सी और मुख्तलिफ हो जाएगी। अगर आपका मकई का पौधा होगा उसमें थोड़ी सी और मुख्तलिफ हो जाएगी। अगर आपका धान का पौधा होगा उसमें थोड़ी सी और मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, होगा क्लोरोसिस। और एक चीज़ वाज़ेह है कि हमेशा नए पत्तों पर पहले मसला आएगा, पुराने पत्तों के बाद में मसला आएगा। और इसके अलावा आपकी ग्रोथ जो है पौधे की वो स्टंटेड हो जाएगी।
और आखिर में आपको पैदावार बहुत कम मिलेगी। बात रह गई करना क्या है। पता लग गया कि जिंक की कमी से पौधे की पैदावार कम हो जाती है, पहचान का भी हमने पता लगा लिया। अब भाई करना क्या है, तो आमतौर पर जो हमारा मेन सोर्स है वो जिंक सल्फेट ही है। अच्छा, इसमें सल्फेट का आयन आपके फ़ायदे के लिए भी है, सल्फेट के आयन से भी आपके खुराकी जुज़ भी मिल जाता है। ये फिर जिंक जो है उसके साथ मिलके आपकी फंजीसाइड के तौर पर भी काम करेगा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक ये भी प्लस फ़ायदा है कि बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है फंजीसाइड के तौर पर और बीमारियों से भी पौधे को बचाते हैं। जिंक सल्फेट जो है ये 3 किस्म की होती है मार्केट के अंदर, हमेशा ये चीज़ आपने जहन में रख के जाना है। एक होती है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जो कि जिसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड के, जिसमें पानी के मालिक्यूल के आयन कम होते हैं और बोरान ज़्यादा होती है, वो 33% होगी। आप उसके जहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखा होता है वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। दूसरी किस्म की जो आपकी जिंक सल्फेट है वो होगी जिंक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसके अंदर आपको मिलेगा 27% जिंक मिलेगा जिसके। तीसरी किस्म इसकी है जिंक हेप्टाहाइड्रेट, जिसमें पानी के मालिक्यूल और ज़्यादा बढ़ गए तो अब आपकी बोरान की जो शरह है वो कम हो जाएगी। अब आपको बोरान मिलेगी 21%। उम्मीद है मेरे बार बार बताने के बाद आपने अपनी ज़मीन का एनालिसिस ज़रूर कराया होगा। आपको पता होना चाहिए जिंक की आपको कितनी ज़रूरत है। और आपको मैं ये बताता चलूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिंक जो है 50 ppm तक ज़मीन की अंदर मौजूद हो सकती है। इससे बहुत कम हो जाए तो फिर जिंक की आपकी कमी नुमायाँ हो जाती है। लेकिन अच्छी ज़मीनों में और बहुत अच्छी ज़मीनों में जैसे जैसे आप मुख्तलिफ़ इलाकों में घूमते जाएंगे या दुनिया की और ज़मीनों में देखेंगे तो ये 10 ppm से लेकर 300 ppm तक ये रेंज कर सकती है जिंक। अब आपने देखना है कि आपके पिछले 3 सालों में ज़मीन की जिंक की मकदार क्या रही है। आपने जिंक पिछली फसल को दी थी, अब आपके पे ज़मीन में कितने ppm जिंक है, आप कितने % वाली परचेज़ करके ला रहे हैं। तो उसमें मैं आपको एक फार्मूला बताता चलूँ। अगर आप ज़मीन में जिंक को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 किलोग्राम के हिसाब से अप्लाई करना है, अगर तो 33% वाला आपके पास है। और अगर आपके पास 21% वाला जिंक मौजूद है तो आपने 7 किलोग्राम जिंक एकड़ के ऊपर इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे आने की गुंजाइश ऐसे है कि आपकी सॉइल रिपोर्ट बताएगी कि आपकी ज़मीन को जिंक की ज़रूरत कितनी है, उससे आप मैच करेंगे। उसके लिए बेहतर है आप किसी अच्छे क्रॉप स्पेशलिस्ट से, किसी अच्छे सॉइल साइंटिस्ट से रब्ता करें और उससे पता करवाएं। देखें, दुनिया में हिसाब किताब किया जाता है इन चीज़ों का, हमें जान नहीं छुड़ाई जाती कि जब फसल लगा के आप सो गए और आप इसे उम्मीद में हैं कि आपको पैदावार आ जाएगी, पैसा मिल जाएगा और आप एक दिन खुशहाल हो जाएंगे। वो लोग अपने हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं। तो जिंक पर हम आगे चलते हैं कि जिंक आपने फोलियर स्प्रे कैसे कर। जिंक भी पानी के अंदर सॉल्युबल है, इसको आप ज़मीन में भी दे सकते हैं, इसको आप फर्टिगेट भी कर सकते हैं, पानी के साथ बाद में मिला के हल करके फर्टिगेट दे सकते हैं, जैसा कि आप समझते हैं पानी के साथ देने का क्या तरीका होता है। लेकिन मैं ज़्यादा मुनासिब आपको बताता चलूँ कि मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि फोलियर स्प्रे कैसे होता है और अच्छा फोलियर स्प्रे कैसे होता है। इसके लिए ये देखें कि सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा होना चाहिए सबसे पहले स्प्रे करना। तो कुछ चीज़ें आप जानते हैं, कुछ मैं अक्सर आप लोगों से मिलता रहता हूँ, आपसे भी सीखता रहता हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपको उसमें ऐड करूँगा। तो जो अब मैं आपको बताऊँगा ये समरी है कि स्प्रे कब करना चाहिए, इसका जिंक का स्प्रे कब करना चाहिए। जो स्प्रे है, इसका जो स्प्रे है वो पत्ते के ऊपर गिरेगा और पत्ते से उसके अंदर जो है उसके सेल्स में जाएगा। तो उसके लिए उसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो वो जो छोटे छोटे सुराख मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उनको स्टोमेटा कहते हैं। और दूसरा रास्ता उसकी सबसे ऊपर वाली जो तह है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरा एपिडर्मिस के जरिए।
एपिडर्मिस से बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है स्लोली अब्जॉर्बेंस होती है, वो स्लोली वो स्प्रे अंदर जाएगा, जबकि स्टोमेटा से वो बहुत तेज़ी से जाता है। अब अगर आप रात को स्प्रे करेंगे तो रात को या शाम को मगरिब के बाद स्प्रे करेंगे तो स्टोमेटा बंद होते हैं उस वक्त। आप देखें जब रास्ता ही दरवाजे बंद हैं तो आप स्प्रे करके अपना नुकसान करेंगे, वो ऑब्जॉर्व नहीं होना। अच्छा, इसके लिए आपको दिन का कोई टाइम चाहिए। अब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस वक्त भी इसकी अब्जॉर्बेंस, इसकी जो है उसकी अंदर शरायत पजीर करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो ज़ाहिर है आप दिन का टाइम भी आप स्प्रे नहीं कर सकते। अब आप बातें मिलाते जाएं, आपको ये बातें बताई जाती हैं, लेकिन अब आपको टेक्निकली पता चल रहा है कि आप दिन को रात को स्प्रे क्यों नहीं कर सकते, आप दिन को 12 बजे स्प्रे क्यों नहीं कर सकते। अब आपको मजीद बारीकी में पता चलेगा कि सुबह और शाम 2 टाइम कर सकते हैं, लेकिन सुबह का कौन सा वक्त होना चाहिए, शाम का कौन वक्त होना चाहिए। सुबह के भी तो कई हिस्से हैं, एक सुबह सादिक है, एक सुबह काज़ब है, फिर उसके बाद सूरज आपका निकल आता है, फिर उसके आप 9-10 बजे शुआएं तेज़ हो जाती हैं। तो क्या जिस मर्जी टाइम कर देंगे? नहीं, इनमें से भी एक अहम वक्त मौजूद है। अब आपकी शुआओं की जो इंटेंसिटी है, जो शुआओं की जो शिद्दत है, आपको पता है आप स्प्रे करके गए हैं, उसके बाद शुआओं की शिद्दत बढ़ गई या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो फिर आपका जनाब स्प्रे आपका नुकसान में चला गया। तो आपने कोशिश करनी है कि अलल सुबह फ़ौरन जो है, सुबह सादक के बाद जब सूरज निकलना शुरू हो तो उस वक्त आप स्प्रे करें और 2-3 घंटे उसको ठंडा टाइम मिल जाए जिसमें वो स्प्रे अब्जॉर्ब हो सके। अब आप शाम को स्प्रे करने लगे हैं, आप क्या गलती करेंगे, आप असर के बाद मगरिब के नज़दीक पहुंच के स्प्रे कर देंगे और कहेंगे अभी तो रोशनी है। ये बात नहीं है। जब आप स्प्रे करके जाएंगे उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, आपका स्प्रे ज़ाया हो जाएगा। आपने कम अज़ कम 3 घंटे का डिफरेंस दे के आप असर के टाइम से पहले थोड़ा सा आप स्प्रे कर देंगे, जिसके बाद ठंडा टाइम शुरू होता जाएगा। जब आपका स्प्रे हुआ होगा तो उसको पौधे के पत्तों में उस स्प्रे को अब्जॉर्ब होने का वक्त मिलेगा। और लेकिन इसको इतना भी पीछे नहीं लेके जाना कि जब आपने स्प्रे किया उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो और आपने टेम्परेचर का जो है दर्जा हरारत का रिकॉर्ड भी साथ में रखना है। उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे कि स्प्रे कैसे अब्जॉर्ब हुआ है। अच्छा, जब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप स्प्रे करना है, आप बात चल निकली है तो आपको जो अहम पॉइंट है, मैं नहीं चाहता कोई आपसे मिस हो। देखें, एक अमल है चिलेशन, उसमें EDTA केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो चिलेशन करता है। ये क्या है? ये नामियाती ऐसा मादा है जो आपके जिंक या कोई भी एलिमेंट है, कॉपर है, जिंक है, फेरस है, उसके गिर्द ये अपना एक हिसार गोल दायरा बना देता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो जो जिंक होती है जिस मुकाम पर जाके पौधे को मिलनी है वहीं जाके मिलती है। सॉइल के अंदर बहुत सारे उसके दुश्मन दोस्त और बहुत सारा वो मुरक्कब होता है, उसमें बहुत सारे आयन और दूसरे फिर रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है वो आयन जो है ना उसको किसी और तरफ राह भटका देते हैं, वो कहते हैं इधर आ जाओ, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उसके ऊपर वो नामियाती मादे की तय होगी, जिसे चिलेशन कहते हैं, तो वो जो है देखें, ये 2 सूरतों में अब्जॉर्ब भी 2 सूरतों में होता है। एक तो Zn प्लस जिसको मुस्बत आयन, एक तो मुस्बत आयन की सूरत में सॉइल सोल्यूशन में हल होकर ऊपर जाता है, दूसरा ये चिलेटेड एजेंट की सूरत में भी ये अब्जॉर्ब होता है अक्सर एज ए चिलेशन। जब स्प्रे आप करेंगे तो चिलेशन उसकी शरायत पजीरी की हैसियत को, उसकी सलाहियत को बढ़ा देगा। इसके अलावा सर्फ एक्टेंट भी यूज़ किए जाते हैं। सर्फ एक्टेंट क्या है कि आपने अगर देखें सर्फ एक्टेंट के, ये देखें मेरा हाथ पैर, आप समझे कि ये एक पत्ता है, इसके ऊपर सर्फ एक्टेंट के बगैर आपने स्प्रे किया है तो आपको अलग-अलग ड्रॉप्स नज़र आएंगे और उसका जो पूरा सरफेस एरिया कवर नहीं होगा और जहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होगा उससे परे आपके ड्रॉप्स बने हुए हैं, ड्रॉप्स आपके बिखरे हुए हैं, तो सही तरह अब्जॉर्बेशन नहीं होती। अगर आपने सर्फ एक्टेंट को यूज़ किया है तो वो ड्रॉप्स नहीं होंगे, वो ड्रॉप्स फैल जाएंगे। समझ लें जैसे आपने तेल, अक्सर जो है आपके सर्फ एक्टेंट ऑयल की सूरत में होते हैं, तो वो तेल की तरह उसके साथ बिल्कुल लिपट जाएंगे, उसके ऊपर चिमट जाएंगे, पत्ते के ऊपर प्लेन हो जाएंगे। तो जितने उसमें स्टोमेटा हैं सबको इस्तेमाल करेंगे और वो तेज़ी के साथ जो है ना उसकी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट की अब्जॉर्बेंस उसमें होगी। तो ये जिंक के साथ मैं चाह तो ये रहा था कि आपको जिंक के साथ फेरस बताऊं, लेकिन बात दूर निकल चली, तो जिससे मुझे बताना पड़ गया कि आप फोलियर स्प्रे कैसे करते हैं, फोलियर स्प्रे को हमने अब्जॉर्ब कैसे करवाना है। तो चलें, ये भी एक अच्छा उन्वान था, ये चलता गया। तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको फेरस के ऊपर, कॉपर के ऊपर, मोलिब्डेनम के ऊपर
इनके ऊपर एक कट्ठा और जामिया जो है नोट आपको करवाऊंगा। फिज़ा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना, कमाल ये है। अल्लाह हाफ़िज़।